जो हमारी बॉडीज के लिए सारी चीजें एसेंशियल होती हैं उनके क्यूमुलेटिव टर्म्स बायोमोलिक्यूल्स कहलाया जाता है। एक से ज्यादा OH ग्रुप जो कंटेन करेगा, दो से ज्यादा कोई OH ग्रुप कंटेन करेगा, उसको पॉलीहाइड्रोक्सी कहेंगे। ऐसे चंद क्वेश्चंस हैं जो नीट अभी तक पूछता आया है और पूछता आएगा माय लॉर्ड। और एक होता है रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन, किसी मॉलिक्यूल से रिलेट करके हम उसका नामकरण कर रहे हैं। ये H+ देगा तो CO- बनेगा, ये H+ लेगा तो NH3+ बनेगा। और किसी भी डाइपोलर आयन को हम लोग केमिस्ट्री की भाषा में स्विटर आयन के नाम से जानते हैं। हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? A very good afternoon, good morning, good evening to all my students. तो बच्चों, देखते ही देखते क्लास 12th के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ये सिलसिला और मेरा और आपका एक और ये साथ यहीं पे इस लेक्चर के साथ खत्म होता है। ये आज आपका लेक्चर रिकॉर्डेड फॉर्म में आ रहा होगा, ठीक है, लेकिन अपन लोगों को इस तरह से ही पढ़ना है कि टीचर आपके सामने है, ठीक है। तो बेटा, वेलकम टू दिस ब्यूटीफुल प्लेटफॉर्म ऑफ फिजिक्स वाला, वेलकम टू दिस विद्यापीठ पाठशाला यूट्यूब चैनल। मैं सागर वर्जातिया एक बार फिर से अंतिम बार आप सबका स्वागत करता हूं नीट ब्रीफर बैच में, जहां पर हम लोग बायोमोलिक्यूल्स पढ़ेंगे। और मेरे हिसाब से केमिस्ट्री का बायोमोलिक्यूल्स, अगर आप नीट स्टूडेंट हो, नीट एस्पिरेंट हो, आपने बहुत बेखूबी तरीके से बायोलॉजी में ऑलरेडी पढ़ रखा है। तो आइए शुरू करते हैं। पहले हम लोग चैप्टर की शुरुआत में समरी करेंगे, उसके बाद क्वेश्चंस करेंगे और उसके बाद टाटा बाय बाय। तो नाउ सी, इफ आई टॉक अबाउट व्हाट इज बायोमोलिक्यूल्स, it's nothing, you see, isn't it? बायोमोलिक्यूल्स में हम लोग पढ़ते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, अमीनो एसिड्स, विटामिन्स, जो हमारी बॉडीज के लिए सारी चीजें एसेंशियल होती हैं उनके क्यूमुलेटिव टर्म्स बायोमोलिक्यूल्स कहलाया जाता है। These biomolecules interact with each other and constitute the molecular logic of process. ये कुछ NCERT की लाइनें हैं जिसको मैंने सोचा एक बार आप लोगों को रीडिंग भी करवा दें, NCERT भी हो जाएगी, लगे हाथ समरी भी हो जाएगा, लगे हाथ चैप्टर भी हो जाएगा। बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स की। तो देखो, पढ़ा तो मैं चुका हूं, लेकिन एक बार फिर से पढ़ लो। कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं? सबसे पहली बात, उसके पास एल्डिहाइड ग्रुप या कीटोनिक ग्रुप होता है। उसके बाद इसके पास बहुत सारे OH ग्रुप्स होते हैं, यानी कि पॉलीहाइड्रोक्सी होता है। साथ में काफी सारे पैरेलल कार्बन सेंटर्स होते हैं ना। तो ये क्या हो गया? पॉलीहाइड्रोक्सी कंपाउंड्स कंटेनिंग एल्डिहाइड्स और कीटोन्स विच आर ऑप्टिकली एक्टिव, इजंट इट? तो ये कार्बोहाइड्रेट्स की क्यूमुलेटिव डेफिनेशन हो गई। जैसे ग्लूकोज हो गया, फ्रक्टोज हो गया। अब ग्लूकोज में आता है तुम्हारा एल्डिहाइड, फ्रक्टोज में आता है तुम्हारा कीटोन। तो द कार्बोहाइड्रेट्स में बी डिफाइंड एज ऑप्टिकली एक्टिव। ऑप्टिकली एक्टिव क्यों? कायरल कार्बन के प्रेजेंस की वजह से। पॉलीहाइड्रोक्सी मतलब एक से ज्यादा OH ग्रुप जो कंटेन करेगा, दो से ज्यादा कोई OH ग्रुप कंटेन करेगा, उसको पॉलीहाइड्रोक्सी कहेंगे। पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या तो एल्डिहाइड होगा या कीटोन होगा। और द कंपाउंड्स विच प्रोड्यूस सच यूनिट्स ऑन हाइड्रोलिसिस, यानी कि जैसे आप स्टार्च का हाइड्रोलिसिस करते हैं तो आपको n नंबर ऑफ ग्लूकोज मिलते हैं। आप सुक्रोज का अगर हाइड्रोलिसिस करते हैं तो आपको ग्लूकोज और फ्रक्टोज मिलते हैं। तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज क्या है? ये भी कार्बोहाइड्रेट्स हैं। यानी कि ऐसे कंपाउंड्स जिनका हाइड्रोलिसिस करने पर इस तरह के कंपाउंड्स मिले, उन्हें भी कार्बोहाइड्रेट्स कहते हैं। Some of the carbohydrates which are sweet in taste are also called sugars। इसीलिए कार्बोहाइड्रेट्स का दूसरा नाम रहता है सैक्राइड्स, यानी कि सैक्रोन। कार्बोहाइड्रेट्स आर आल्सो कॉल्ड सैक्राइड्स। ग्रीक मींस सैक्रो मींस शुगर। अच्छा, मिल्क शुगर क्या होती है? ये आ सकता है आप पे क्वेश्चन। लैक्टोज, इजंट इट? नेक्स्ट आता है क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। तो क्लासिफिकेशन भी अगर हम बात करें तो ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोलिसिस है, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोलिसिस बोले तो अरे भाई, मोनो है कि ऑलिगो है कि पॉलीसैकेराइड्स है। अब मोनोसैकेराइड्स क्या होता है? तुमसे पूछ रहे भाई इधर, हेलो ओई,
तो बच्चों मोनोसेक्राइड्स का मतलब क्या रहता है? वो कार्बोहाइड्रेट्स जिनको फर्दर हाइड्रोलाइज नहीं किया जा सकता सिंपलर यूनिट्स पे। डाइसेक्राइड्स, ट्राइसेक्राइड्स, टेट्रासेक्राइड्स, ये सब ओलिगोसेक्राइड्स के पार्ट हैं। अब डाइसेक्राइड वर्ड इसलिए आया है क्योंकि उस पर्टिकुलर कंपाउंड को हम लोग दो मॉलिक्यूल्स में हाइड्रोलाइज करके तोड़ पा रहे हैं। जो 3 में टूटते हैं उन्हें ट्राई कहते हैं, जो 4 में टूटते हैं उन्हें टेट्रा कहते हैं, एंड इट गोज ऑन। तो ओलिगोसेक्राइड्स के अंदर कितने मॉलिक्यूल्स हैं ये आपको याद रखना है। इट इज फ्रॉम 2 to 10 मोनोसेक्राइड यूनिट्स। 2 से 10 मोनोसेक्राइड यूनिट्स देते हैं हाइड्रोलिसिस करने पर, जिसका साक्षात एग्जाम्पल माल्टोस, आपका लैक्टोस, आपका सुक्रोस, ये सब है कि नहीं? सुक्रोस का जो रहता है वो डाइसेक्राइड है। क्यों? क्योंकि 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज देता है और 1 मॉलिक्यूल ऑफ फ्रक्टोज देता है। माल्टोस का हाइड्रोलिसिस करने पर 2 मोल ऑफ ग्लूकोज देता है। मोनोसेक्राइड्स का कभी भी हाइड्रोलिसिस फर्दर नहीं हो सकता। अ कार्बोहाइड्रेट दैट कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज्ड फर्दर टू गिव सिंपलर यूनिट ऑफ पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड कीटोन इज कॉल्ड मोनोसेक्राइड। टोटल मोनोसेक्राइड्स कितने हैं हमारे जीवन में वो यहां पर लिखा है। टोटल 20 मोनोसेक्राइड्स आर नोन टू बी अकर इन नेचर। एग्जाम्पल्स बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, जैसे आपको मैच द फॉलोइंग करके आ जाएगा या सिंपल ऑप्शन आ जाएगा कि अमंग दीज which are monosaccharides, which are disaccharides, which are reducing sugar, which are non-reducing sugars। ये मतलब कुछ ऐसे चंद क्वेश्चंस हैं जो नीट अभी तक पूछता आया है और पूछता आएगा माय लॉर्ड। तो इन क्वेश्चंस पे जरा हाथ अपना टाइट रखना। तो ग्लूकोज हो गया, ठीक है, और फ्रक्टोज, राइबोज एक्सेट्रा। जीआरएफ, एमआरएफ होता है, जीआरएफ याद रखना। डाइसेक्राइड्स के 2 नाम जरूर याद रखिएगा, माल्टोज हो गया, सुक्रोज हो गया। सुक्रोज क्या देता है? एक ग्लूकोज एक फ्रक्टोज। और माल्टोज क्या देता है बच्चों बताओ? 2 ग्लूकोज देता है, ठीक है। पॉलीसेक्राइड्स क्या है? मान लो भैया 10 से ज्यादा में अगर टूट रहे हैं तो फिर उनकी कोई स्पेशल कैटेगराइजेशन नहीं है। 10 तक तो चलो ठीक था, 10 से ऊपर आता है 15, 16, 20, 28, 30, 40, तो ये पॉलीसेक्राइड्स के अंतर्गत आएंगे। पॉलीसेक्राइड्स क्या होते हैं बताया तो। पॉलीसेक्राइड्स कार्बोहाइड्रेट्स विच यील्ड अ लार्ज नंबर ऑफ मोनोसेक्राइड यूनिट्स ऑन हाइड्रोलिसिस। अब उसके कुछ कॉमन एग्जांपल्स क्या है देखो। स्टार्च और सेल्यूलोज बहुत ज्यादा पूछा जाता है, ठीक है। ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन क्या होता है बताओ? एनिमल स्टार्च। एनिमल स्टार्च और ग्लाइकोजन पर मैच द फॉलोइंग या क्वेश्चन आंसर काफी ज्यादा पूछे जाते हैं। Gums etc. They are not sweet in taste, hence they are also called non-sugars। अब आता है इंपॉर्टेंट पैराग्राफ जो आपको याद रखना है विद रिस्पेक्ट टू नीट एग्जामिनेशन कि कार्बोहाइड्रेट्स को क्या क्या कहा जाता है। दे आर ऑल्सो क्लासिफाइड एज रिड्यूसिंग एंड नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स। ये एग्जाम्पल्स जरूर याद रखना, ये डेफिनेशन जरूर याद रखना। रिड्यूसिंग शुगर किस रिस्पेक्ट पे कह रहे हैं कि भाई देखो इनके पास एल्डिहाइड और कीटोनिक ग्रुप रहता है, तो टॉलेंस और फेलिंग्स टेस्ट अपन लोग करके देखते हैं। तो जो टॉलेंस और फेलिंग्स रिएजेंट को रिड्यूस कर पा रहे होते हैं उन्हें रिड्यूसिंग शुगर के कैटेगरी में डाल दिया जाता है, और जो नहीं कर पाते उन्हें नॉन रिड्यूसिंग कैटेगरी के अंदर डाल दिया जाता है। तो ऑल दोस कार्बोहाइड्रेट्स व्हिच रिड्यूस फेलिंग सॉल्यूशंस एंड टॉलेंस रिएजेंट आर रिफर्ड एज रिड्यूसिंग शुगर्स। रिड्यूसिंग शुगर कौन कौन से हैं? ऑल मोनोसेक्राइड्स, याद रखना, ऑल मोनोसेक्राइड्स। ऑल मोनोसेक्राइड्स में भी तुमने कौन कौन से पढ़े? ग्लूकोज, जीआरएफ, ग्लूकोज, फ्रक्टोज एंड राइबोस। तो जैसे ये जीआरएफ था ना, ग्लूकोज, फ्रक्टोज एंड राइबोस, तो ये सारे के सारे क्या है? ऑल मोनोसेक्राइड्स आर रिड्यूसिंग शुगर्स, ठीक है। ये वर्ड जरूर ध्यान रखना। इस पर बेस्ड पिछले साल क्वेश्चन भी आया था, मैं आपको जरूर करवाऊंगा। और इसी के नीचे एक एक्सेप्शनल केस भी लिखा था। कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके बताना वो क्या है, ठीक है। कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके जरूर बताना। कुछ सुक्रोज को लेकर कहा गई थी बात, लेकिन वो बताना कमेंट बॉक्स में। देखते हैं कि तुम लोग ये होमवर्क करते हो कि नहीं। अब मोनोसेक्राइड्स का जो क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल ग्रुप, इट इज डिवाइडेड इनटू
अगर एल्डिहाइड पार्ट है तो एल्डोस, और अगर कीटोनिक पार्ट है तो कीटोस। अगर एक कार्बन है तो ये सॉरी, अगर 3 कार्बन है तो ट्राई है, और अगर 4 है तो टेट्रा है। तो उस तरह से जनरल टर्म्स यूज किए गए हैं। तो ट्राई ओस, ओस बेसिकली हम लोग क्यों यूज करते हैं, ओस का मतलब शुगर है ना। तो ट्राइओस, अगर एल्डिहाइड है तो उसको एल्डोट्राइओस बोल देंगे, और अगर कीटोनिक ग्रुप है तो कीटोट्राइओस बोल देंगे। नेक्स्ट आता है ग्लूकोज की प्रिपरेशन। तो सुक्रोज का हाइड्रोलिसिस करते हैं तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज मिलता है। या ऐसा भी कर सकते हैं कि स्टार्च और सेलुलोज का, जो कि पॉलीसेक्राइड्स है, इसलिए यहाँ पे एन लिखा है। एन मींस मतलब बहुत ज्यादा पानी चाहिए, तो बहुत ज्यादा ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स मिलेंगे। अतः एन टाइम्स मतलब एन टाइम्स बहुत ज्यादा। क्लियर। नेक्स्ट आता है स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। तो स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज में आप देख पा रहे हो कि ये CHO है, ठीक है। CHO के बाद CHOH 4 बार लिखा है। CHOH, 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 CH2OH। अब आपसे ये पूछेगा कि इसमें टोटल कितने OH ग्रुप्स होते हैं, इस प्रकार का क्वेश्चन आता है। तो 5 होते हैं। इसमें कितने कायरल कार्बन्स होते हैं, इस प्रकार का भी क्वेश्चन आता है। तो देखो, एक ये कायरल है, एक ये कायरल है, एक ये कायरल है, एक ये कायरल है, तो 4 कायरल है, ठीक है। ये वाला नहीं है। इसमें कितने प्राइमरी यानी कि 1 डिग्री एल्कोहल है, तो भैया एक ही है। इसमें कितने 2 डिग्री हैं, तो भैया ये है, ये है, ये है, ये है, चारों ही है। तो इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा, स्ट्रक्चर पर बेस्ड, ओपन चेन स्ट्रक्चर पर बेस्ड इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ये होता है ओपन चेन स्ट्रक्चर। अब इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सभी को याद होगा, इसमें कोई दिक्कत की बात तो है नहीं, और मॉलिक्यूलर वेट भी 180 होता है, ये भी ध्यान होगा। कुछ चीजें हैं, कुछ इंफॉर्मेशन है, कुछ ऐसी रिएक्शंस हैं जो इस ओपन चेन स्ट्रक्चर को सपोर्ट करेंगी, लेकिन बाद में कुछ ऐसी भी रिएक्शंस निकल कर आएंगी जो कहेंगी नहीं यार, ओपन चेन स्ट्रक्चर ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं होना चाहिए। आइए उन्हें पढ़ते हैं। अब हमें कैसे पता चला कि ग्लूकोज में 6 ही कार्बन है और सारे के सारे स्ट्रेट चेन में है। तो हमने HI के साथ रिएक्शन को हीट किया, ग्लूकोज को हीट किया, तो हमें N हेक्सेन मिला। तो हमें समझ में आया कि ये स्ट्रेट चेन 6 कार्बन एटम की है। तो ऑन प्रोलॉन्ग हीटिंग विद HI इट फॉर्म्स N हेक्सेन, सजेस्टिंग दैट ऑल द 6 कार्बन एटम्स आर लिंक्ड इन अ स्ट्रेट चेन। ये देखिए, और ये जरूर पूछेगा, किसी ना किसी एंगल से जरूर पूछेगा कि ग्लूकोज ऑन हीटिंग विद प्रोलॉन्ग हीटिंग विद HI गिव्स व्हाट। 4 ऑप्शंस होंगे तो N हेक्सेन पे टिक करना रहेगा। तो 6 कार्बन एटम होते हैं, ये तो समझ में आ गया। अब उसके ऊपर एल्डिहाइड या कीटोनिक ग्रुप है, इसके लिए क्या करें। तो इसके लिए एल्डिहाइड कीटोन्स की जनरल रिएक्शंस में से कुछ चीजें उठाकर रिएक्ट कराया। अब जैसे आप जानते हो, चाहे एल्डिहाइड हो चाहे कीटोन हो, यानी कि कार्बोनिल ग्रुप, जब HCN के साथ रिएक्ट करता है तो सियानोहाइड्रिन बनाता है, जब हाइड्रोक्सिल अमाइन के साथ रिएक्ट करता है तो ऑक्साइम बनाता है, यही ना करता है। तो हम लोगों ने उसी के साथ ये रिएक्शन करके दिखाई। हाइड्रोक्सिल अमीन के साथ कराई तो ऑक्साइम आ गया, HCN के साथ करी तो सियानोहाइड्रिन बन गया। तो इससे ये समझ में आ गया कि यार यस, देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ कार्बोनिल ग्रुप इन ग्लूकोज। इतना समझ में आ गया। अब हमें ये समझ नहीं आ रहा कि यार वो कार्बोनिल ग्रुप एल्डिहाइड है कि कीटोन है। तो हम लोगों को पता है कि कीटोनिक ग्रुप जो होता है माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के प्रेजेंस में थोड़ा सा फीका रहता है ना। कीटोन को अगर आपको ऑक्सीडाइज करना है सो यू नीड द ड्रास्टिक कंडीशंस, यू नीड पॉपऑफ्स रूल। तो अगर एल्डिहाइड है तो तुरंत ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के प्रेजेंस में COH में ऑक्सीडाइज हो जाएगा। तो हमने नेक्स्ट रिएक्शन क्या करा, ब्रोमीन वाटर जो कि माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है उसके साथ रिएक्ट कराया, तो पता चला कि CHO वाला ग्रुप COH में कन्वर्ट हो गया, एंड दिस इज व्हाट वी कॉल्ड ग्लूकोनिक एसिड। ठीक है, तो ग्लूकोज गेट्स ऑक्सीडाइज्ड टू ग्लूकोनिक एसिड व्हिच कंफर्म्स द प्रेजेंस ऑफ द एल्डिहाइड ग्रुप इन दैट, वरना हमको पता ही ना चल पाता। नेक्स्ट रिएक्शन हम लोगों ने करवाई, एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हुआ, OH माइनस हटकर CH3CO माइनस आया। अब जितने हमको एसिटिक एनहाइड्राइड्स की जरूरत पड़ी, जितने मोल्स की जरूरत पड़ी, उतना हमने दिमाग लगा लिया कि हाँ भाई इसके अंदर इतने OH होंगे, भाई 4 OH है, 5 OH है, 3 OH है, ये तभी पता चलेगा कि हम जितने मोल्स ये खर्च कर पा रहे होंगे। तो पता चला कि 5 OH हम लोगों को लग रहे हैं। तो ये बना हमारा पेंटा एसीटेट ऑफ ग्लूकोज। ये देख रहे हो ना, CH3CO माइनस आ गया, OH माइनस चला गया।
नेक्स्ट रिएक्शन क्या है कि हमारे पास 1 डिग्री अल्कोहल है भी कि नहीं है। तो हमने क्या किया, अब 1 डिग्री अल्कोहल तुम्हें पता है ऑक्सीडाइज होता है एल्डिहाइड पे, और एल्डिहाइड ऑक्सीडाइज होता है एसिड में, और 2 डिग्री अल्कोहल ऑक्सीडाइज होता है कीटोन में, और कीटोन को फर्दर ऑक्सीडाइज होने के लिए ड्रास्टिक कंडीशन चाहिए। तो हमने तिगड़म ये लगाया कि हमको पता करना है कि 1 डिग्री अल्कोहल कितने हैं। तो हमने फिर से ऑक्सीडेशन वाली रिएक्शन करी। जब ऑक्सीडेशन वाली रिएक्शन करी तो जो ये नीचे वाला CH2OH है, एक मिनट ये देखिए ध्यान से, ये जो नीचे वाला CH2OH है जो कि 1 डिग्री है, बाकी तो सारे 2 डिग्री हैं, ये CHO में पहले कन्वर्ट हुआ, CHO से COH में कन्वर्ट हुआ, तो ये सैक्रिक एसिड मिल गया। मानता है कि नहीं मानता? 2 डिग्री एल्कोहल्स को अभी हम लोग क्या रखेंगे, एकदम साइलेंट मोड में रखेंगे, क्योंकि हमको पता है कि ये फर्दर ऑक्सीडाइज नहीं होने वाले हैं। तो ये सेम एज इट इज एनसीईआरटी का कटआउट है बेटा। ऑन ऑक्सीडेशन विद निट्रिक एसिड ग्लूकोज एज वेल एज ग्लूकोनिक एसिड, दोनों के दोनों आपको सैक्रिक एसिड देते हैं। दिस इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ 1 डिग्री अल्कोहलिक ग्रुप इन द ग्लूकोज। बोलो यहां तक पिक्चर क्लियर है? यहां तक समझ में आ गया? पक्का? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो भाई, ग्लूकोज की कहानी इतनी सिंपल नहीं थी। हुआ क्या, फिशर प्रोजेक्शन से इसका सामना करना पड़ा। तो फिशर प्रोजेक्शन में क्या रहता है कि हम लोग इस तरह से लाइनें बनाते हैं। ये देखिए, ये है CHO वाला पार्ट, ये है नीचे CH2OH। ये टोटल 1 कार्बन 2 कार्बन बचे कितने, 4, 1 2 3 4। ठीक है, ये फिशर प्रोजेक्शन रहता है। इसमें जो नंबर 3rd वाला कार्बन है, ये इसके H और OH का कॉन्फ़िगरेशन चेंज रहता है। ये एक्सप्लेनेशन आपको साइक्लिक कंपाउंड में मिलेगा, यहाँ नहीं। यहाँ पे आपको सिर्फ याद रखना है कि तीसरे वाले कार्बन के HOH को बदलना है, और इस पर बेस्ड क्वेश्चन आ चुका है। अभी मैं PYQ करवाऊंगा तो आपको पता चलेगा। सिंपल बस स्ट्रक्चर दिया था, आपको पहचानना था इसमें से सही स्ट्रक्चर ग्लूकोज का कौन सा है। अब दूसरी बात, इसके कायदे से अगर देखा जाए तो इसका डी ग्लूकोज नाम होता है, D+। D+ का मतलब क्या है, जो कैपिटल D है वो ऐसे जनरेट हुआ मॉलिक्यूल ग्लाइसर एल्डिहाइड थे। ग्लाइसर एल्डिहाइड क्या मतलब, जो भी बंदा था जो कैपिटल D और कैपिटल L कॉन्फ़िगरेशन डिसाइड कर रहा था, उसने कहा कि जिस तरह से ग्लाइसर एल्डिहाइड में OH राइट हैंड साइड है, तो किसी भी मॉलिक्यूल में अगर लास्ट कायरल कार्बन एटम राइट हैंड साइड में OH कंटेन करेगा तो उसको कैपिटल D कहेंगे, और जिसमें OH लेफ्ट हैंड साइड होगा उसको कैपिटल L कहेंगे। इसका प्लस माइनस से यानी कि ऑप्टिकल एक्टिविटी से कोई लेना देना नहीं है। स्मॉल d और स्मॉल l अलग होता है। ये सिर्फ आपको कॉन्फ़िगरेशन बताएगा विद रिस्पेक्ट टू लास्ट कायरल कार्बन एटम। ये लास्ट कायरल कार्बन एटम है, इसका OH राइट हैंड साइड में है, इसलिए ये D, और ये प्लस ग्लूकोज है। ये प्लस का मतलब होता है डेक्स्ट्रो रोटेटरी, और स्मॉल l का मतलब यानी कि जो नेगेटिव होता है वो होता है लेवो रोटेटरी। तो इस बात का ध्यान रखना। यहाँ पे साफ साफ लिखा भी है, ग्लूकोज इज करेक्टली नेम्ड एज D+ ग्लूकोज। D बिफोर द नेम ऑफ ग्लूकोज रिप्रेजेंट्स द कॉन्फ़िगरेशन, whereas plus represents the dextrorotatory rotation of that molecule। यहां तक बात समझ में आती है? यहां तक बात समझ में आती है तो भाई बताओ फटाफट चैट बॉक्स में। तो अगर समझ में आ गया है तो चीजों को आगे बढ़ाया जाता है। आगे हम लोग क्या देखेंगे, ये तो वही डी और एल के बारे में देखो इंफॉर्मेशन है कि कहां से साइंटिस्ट लोगों ने रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन का आइडिया निकाला। भाई एक होता है एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन RS, और एक होता है रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन, किसी मॉलिक्यूल से रिलेट करके हम उसका नामकरण कर रहे हैं। तो ये डी और एल जो कॉन्फ़िगरेशन है ये रिलेटिव है। रिलेटिव क्यों है बच्चों? क्योंकि ये ग्लाइसर एल्डिहाइड मॉलिक्यूल के रिस्पेक्ट पे बात कर रहा है। तो जैसा कि मैंने कहा था कि ओपन चेन स्ट्रक्चर ने काफी सारी इंफॉर्मेशन दी, लेकिन पता ये चला कि यार देखो बहुत सारी इंफॉर्मेशन ओपन चेन स्ट्रक्चर नहीं बता पा रहा है, यानी कि कुछ गड़बड़ है। फिर आया हमारे पास साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज को अच्छे तरीके से
समझाया हैवर्थ नाम के साइंटिस्ट ने। तो हैवर्थ स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज हम पढ़ने वाले हैं। तो हुआ क्या, इसको जरा जानिए एक बार। डिस्पाइट हैविंग द एल्डिहाइड ग्रुप, ग्लूकोज डज नॉट गिव शिफ्ट टेस्ट। जबकि एल्डिहाइड शिफ्ट टेस्ट देता है, वही वो पिंक कलर, कलरलेस, ये ली बात है ना। एंड इट डज नॉट फॉर्म द हाइड्रोजन सल्फाइड एडिशन प्रोडक्ट विद NaHSO3। आप चाहे एल्डिहाइड ले लो, चाहे आप कीटोन ले लो, जब आप NaHSO3 के साथ रिएक्शन करते हो तो रिवर्सिबल प्रोडक्ट बनता है, फिर जिसपे आप प्रोटॉन को शिफ्ट भी कर सकते हो। मतलब न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन शो होती है। लेकिन अगर यहाँ ग्लूकोज में एल्डिहाइड ग्रुप है तो NaHSO3 के साथ रिएक्शन करनी हो, मतलब दिखानी चाहिए थी, लेकिन वो नहीं दिखा रहा है, वो प्रोडक्ट नहीं बना रहा है। तो ये जब दो चीजें नहीं हो रही हैं कि वो शिफ्ट टेस्ट नहीं दे रहा है, वो NaHCO3 के साथ रिएक्शन नहीं कर रहा है, तो दिमाग में घंटी सी बजती है ना कि ऐसा क्यों हो रहा है, एल्डिहाइड ग्रुप है भी कि नहीं है, और अगर है तो कहाँ है। ये है बात। दूसरी बात करें तो जो वो पेंटा एसीटेट बना था ना, OH माइनस की जगह CH3CO माइनस आ गया था। तो कह रहा था पेंटा एसीटेट ऑफ ग्लूकोज डज नॉट रिएक्ट विद हाइड्रोक्सिलामीन। हाइड्रोक्सिलामीन मतलब NH2OH के साथ रिएक्ट करना चाहिए, कह रहा नहीं कर रहा है। इसका क्या मतलब है कि फ्री एल्डिहाइड ग्रुप वहां पे नहीं है। तब समझ में आया कि ये कौन सा नशा करता है। तब समझ में आया कि यहाँ पर एल्डिहाइड ग्रुप बेसिकली साइक्लिक ग्रुप में इन्वॉल्व है, साइक्लिक स्ट्रक्चर है। तो ग्लूकोज इज फाउंड टू एग्जिस्ट इन टू डिफरेंट क्रिस्टलाइन फॉर्म्स विच आर नोन एज अल्फा एंड बीटा। अल्फा फॉर्म ऑफ ग्लूकोज इज ऑब्टेन्ड बाय क्रिस्टलाइजेशन फ्रॉम concentrated solution of glucose at 303 Kelvin। टेम्परेचर याद कर लेना, अल्फा के लिए भी और भाई बीटा के लिए भी, ठीक है, काम आएगा। और बीटा फॉर्म जो रहता है is obtained by crystallization from the hot and saturated aqueous solution at 371 Kelvin। अब अल्फा और बीटा में फर्क क्या होता है वो यहां पर समझ लीजिए। जैसे ये मान लो आपका ओपन चेन स्ट्रक्चर है, तो इसका जो 5th कार्बन का ये जो ऑक्सीजन है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन दिखाएगा। ये देखो मैं परमानेंट से दिखला देता हूं। यहाँ पर जो ये लोन पेयर है और ये जो कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव है, ये लोन पेयर ने इस पे अटैक किया, ये पाई बॉन्ड टूट के इसके ऊपर गया, NAR टाइप की चीज समझ सकते हो। तो ये बॉन्ड देखो जुड़ गया O और ऐसे, और यहाँ का जो H+ था वो टूट कर इस O- के पास चला गया। तो या तो OH राइट हैंड साइड आ सकता है या तो OH लेफ्ट हैंड साइड आ सकता है। इसी से बना हमारा अल्फा और बीटा फॉर्म। ये एनोमेरिक कार्बन होता है जहां पे पहली पोजीशन पे अल्फा बीटा डिसाइड होता है। अगर राइट हैंड साइड पे OH है तो वो अल्फा है, और अगर लेफ्ट हैंड साइड पे OH है तो वो बीटा है, ठीक है। बाकी D+ ग्लूकोज तो होता ही होता है। तो यहां पर देखो यही चीज लिखी है कि सच अल्फा फॉर्म एंड बीटा फॉर्म्स आर कॉल्ड एनोमर्स। ये पूछा भी जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो हैवर्थ नाम का एक साइंटिस्ट था, उसने ग्लूकोज के स्ट्रक्चर को कुछ इस तरीके से डिजाइन किया था। ग्लूकोपायरेनोस नाम दिया था उसने, ये ऐसे ऐसे ऐसे, क्योंकि इट हैज बीन डेराइव्ड फ्रॉम पायरेन, ठीक है। HOH पहला, दूसरा HOH, तीसरे में OH, फिर पांचवे में HOH। अब अगर OH OH एक साइड है, HH एक साइड है, तो ये अल्फा है। अगर हम इसको ऊपर नीचे कर दें या इसको ऊपर नीचे कर दे, है ना, तो वो बीटा फॉर्म हो जाएगा। नेक्स्ट आता है CH2OH। तो आपका 1 2 3 4 और ये 5। क्या आप सबको ये बात समझ में आ रही है कि जो हम लोगों ने पीछे साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाया, ये साइक्लिक स्ट्रक्चर पूरा का पूरा हैवर्थ के रूप में, हैवर्थ साइंटिस्ट का नाम, जिसने ग्लूकोपायरेनोस स्ट्रक्चर को जन्म दिया। ये अल्फा फॉर्म है। बीटा के लिए आप HOH को पलट देंगे, ऊपर नीचे कर देंगे, सिर्फ इतना रहेगा।
यहाँ पे अगर आपको लगता है कि सर थर्ड कार्बन एटम पे ऐसा क्यों हुआ कि HOH की कॉन्फ़िगरेशन पलट गई, तो स्टेरिक हिंड्रेंस, OH अगर नीचे होता तो ये OH और ये वाला OH एक दूसरे को स्टेरिक हिंड्रेंस लगाते, रिपल्जन लगाते, मॉलिक्यूल की अनस्टेबिलिटी को बढ़ाते। तो इट्स बेटर कि एक को रिवर्स कर दो, एक ही कॉन्फ़िगरेशन को रिवर्स कर दो। तो ओपन चेन में भी जो हम चीज कह रहे थे ना कि वो थर्ड कार्बन पे HOH ऐसे पलट जाता है, उसका कारण यहाँ साइक्लिक पे समझ में आ रहा है। उसी तरीके से ये देखो, ये हेडिंग थोड़ी सी गलत है ना, स्ट्रक्चर यहां पर बना हुआ था, ये पायरैन होता है, पायरैन से आ गया पायरेनोस। ये देखो HOH HOH थर्ड वाला चेंज हो गया OHH। अब वही मैं कह रहा था आपको कि H और H सामने सामने है, OH और OH सामने सामने है, तो अल्फा है। और यदि वो पलट गया, यदि वो पलट गया तो वो क्या हो जाएगा देवी और समझनो, वो हो जाएगा बीटा। स्ट्रक्चर ऑफ फ्रक्टोज की बात करें तो जिस तरह से एल्डिहाइड ग्रुप होता था ग्लूकोज के पास, फ्रक्टोज के पास क्या होता है, कीटोनिक ग्रुप होता है। अब कीटोनिक ग्रुप की मजबूरी है कि कीटोन होता है RCOR, तो भैया कीटोन को तो बीच में ही आना है, इसलिए यहां पर ये दूसरे कार्बन एटम पे C डबल बॉन्ड O बना है। नेक्स्ट ये लेवियो रोटेटरी होता है, और जैसा ग्लूकोज में पायरैन का स्ट्रक्चर से रिजेंबल करके हेवॉर्थ ने ग्लूकोपायरेनोस बनाया था, यहाँ पे फ्यूरैन, फ्यूरान ये रहा, उससे अप्रोच करके यानी कि 5 मेंबर साइक्लिक रिंग को अप्रोच करके इसने फ्रक्टोपायरेनोस निकाला। वही काम किया है कि वो जो लास्ट में OH था उसने उससे C डबल बॉन्ड O पे अटैक मारा जैसे NAR में होता है, फिर उसका डबल बॉन्ड टूट कर चला गया। अब OH कहां पर रखना है उस पे काम डिसाइड होगा, या CH2OH कहां पे रखना है उस पे काम डिसाइड होगा। ठीक है, तो जैसे OH यहाँ पर क्या है, राइट हैंड साइड में है, जैसे वहां पे था तो लेफ्ट हैंड तो तुम्हारा अल्फा है, और अगर लेफ्ट हैंड साइड पे है तो वो बीटा है। याद रखना, अल्फा D प्लस का मतलब ग्लूकोज है, अल्फा D माइनस का मतलब फ्रक्टोज है। एक्स्ट्रोरोटेटरी, लेवियोरोटेटरी, और ये रहा उसका हेवॉर्थ फॉर्म। यहाँ पर भी आप ये देखिए कि अगर CH2OH और CH2OH आमने सामने है तो ये अल्फा है, और अगर CH2OH एकदम ट्रांसपोजिशन टाइप के में है तो वो बीटा में है। अब डाइसैकेराइड की बात करते हैं, तो डाइसैकेराइड्स क्या होते हैं, जैसे सुक्रोज का एग्जांपल लेते हैं जहां पे ग्लाइकोटाइजिक लिंकेज बनता है जब दो या दो से ज्यादा, अब जैसे डाइसैकेराइड बनाना है तो दो मोनोसैकेराइड्स को आपस में बुलाया, यानी कि ग्लूकोज और फ्रक्टोज को आपस में बुलाया। अब इन दोनों को पास में जब बुलाएंगे तो वाटर मॉलिक्यूल का एलिमिनेशन होगा, जिसकी वजह से एक ईथर या ऑक्साइड लिंकेज आएगा। वो ऑक्साइड लिंकेज को ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज के नाम से जाना जाता है। अब ये ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज कहाँ बनना है ये आपको चीज याद करनी है कि जैसे सुक्रोज में अल्फा डी ग्लूकोज लेते हैं और उसका C1 लेते हैं, साथ में बीटा डी फ्रुक्टोज लेते हैं और उसका C2 लेते हैं। तो C1 और C2 के बीच में, C1 और C2 के बीच में, C1 किसका, अल्फा डी ग्लूकोज का, C2 किसका, बीटा डी फ्रुक्टोज का, इन दोनों के बीच में बेटा ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज बनता है। ये देख रहे हो आप, यहाँ पे नीचे OH और OH था, उन दोनों से पानी निकल गया, H2O निकल गया तो O आ गया। तो आफ्टर एलिमिनेटिंग द वाटर मॉलिक्यूल फ्रॉम द टू मोनोसैकेराइड्स we get oxide linkage which is called glycosidic linkage। इन्वर्ट शुगर क्या होता है कि देखो सुक्रोज वैसे तो डेक्स्ट्रोरोटेटरी होती है, लेकिन जब हाइड्रोलिसिस होता है तो वो ग्लूकोज और फ्रक्टोज दो प्रोडक्ट्स देती है, अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी फ्रक्टोज। अब अल्फा डी ग्लूकोज का जो डेक्स्ट्रोरोटेशन होता है वो होता है प्लस का 52.5 डिग्री, और जो बीटा डी फ्रक्टोज का होता है वो होता है माइनस 92.4 डिग्री। ज्यादा किसका है, ज्यादा किसका है फ्रक्टोज का है। तो माइनस वाला चीज ज्यादा हो गया ना, तो टोटल ओवरऑल देखिए जाए तो वो चीज माइनस में कन्वर्ट हो गई। तो पहले सुक्रोज डेक्स्ट्रोरोटेटरी था, लेकिन हाइड्रोलिसिस होने के बाद चूंकि माइनस का पलड़ा भारी है तो मिक्सचर बिकम्स लेवियोरोटेटरी। इसी को कहते हैं इन्वर्ट शुगर या इन्वर्जन ऑफ शुगर। तो सुक्रोज ब्रिंग्स अबाउट अ चेंज इन द साइन ऑफ रोटेशन फ्रॉम डेक्स्ट्रो टू लेवियो एंड इट इज कॉल्ड इन्वर्ट शुगर। उसी तरीके से माल्टोस, जैसे कि हमने आपको बताया था कि ओलिगोसैकेराइड्स के अंदर हम लोगों ने डाइसैकेराइड्स का एग्जांपल पढ़ा था, माल्टोस ऑन हाइड्रोलिसिस गिव्स 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज। तो दीज अल्फा डी ग्लूकोज, अगर उसका उल्टा सोचो कि अगर दो अल्फा डी ग्लूकोज को हम आमने सामने रख दे तो एक का C1 और एक का C4 एक दूसरे से जब जुड़ेंगे, वाटर मॉलिक्यूल का जब लॉस होगा, बीच में ऑक्साइड लिंकेज आएगा, ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज आएगा, ये रहा।
और जो स्ट्रक्चर बनेगा उसको कहेंगे माल्टोस। जो मैंने बात बोली कि आपको याद क्या करना है कि C1 ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज रिएक्ट्स विद C4 ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज एंड वी गेट माल्टोस। ये रहा लैक्टोस। लैक्टोस में इस तरह से बीटा लिंकेज बनता है, अल्फा लिंकेज नहीं है। और C1 ऑफ गैलेक्टोज एंड C4 ऑफ ग्लूकोज। पॉलीसेक्राइड्स में बात करते हैं तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि एमिलोज और एमिलोपेक्टिन क्या होता है। इन दोनों के बीच में बेसिक डिफरेंस जरूर पूछा गया है, पूछा जाएगा और पूछते आए हैं। तो एमिलोज क्या होता है? इट इज अ वाटर सॉल्युबल कंपोनेंट। लेकिन अगर हम एमिलोपेक्टिन की बात करें तो इट इज इनसॉल्युबल इन वाटर। इट कंस्टिट्यूट्स, कौन? एमिलोज, 15 to 20% ऑफ स्टार्च, लेकिन इट कंटेन्स 80 to 85% ऑफ स्टार्च। एमिलोज इज लॉन्ग अनब्रांच चेन, यानी कि स्ट्रेट चेन है, with 200 to 1000 अल्फा डी ग्लूकोज यूनिट हेल्ड टुगेदर बाय C1 C4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। लेकिन अगर हम यहां पर बात करें तो इट इज अ ब्रांच चेन पॉलीमर, यानी कि यहां पे ब्रांच होती है ऊपर वाले एमिलोज में ब्रांच नहीं होती है, एमिलोपेक्टिन में ब्रांच होती है। C1 C4 तक तो सीधा सीधा जाता है, और ब्रांचिंग कैसे होती है? C1 C6 से। ये रहा एमिलोज, C1 C4 C1 C4 C1 C4, वाटर मॉलिक्यूल निकलता जा रहा है, ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज बीच में बनता जा रहा है। एमिलोपेक्टिन में C1 C4 C1 C4 C1 C4, नीचे भी C1 C4 C1 C4 C1 C4। लेकिन C1 और C6 ने आपस में फिर से वाटर मॉलिक्यूल का लॉस किया और बीच में क्या बना दिया? ब्रांच बना दिया। कलर बात समझ में आती है? सेल्यूलोज, सेल्यूलोज के बारे में अपने केमिस्ट्री में ज्यादा नहीं है, सिर्फ इतना है कि इनके पास बीटा लिंक्स होते हैं और सेल्यूलोज का एक पॉलीसेक्राइड है, और उसको स्टार्च की तरह जब हम लोग हाइड्रोलाइज करते हैं तो हमें n नंबर ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स मिलते हैं। बस इतना याद रखना है, इसी में से क्वेश्चन आएगा अगर आएगा तो। अच्छा, ग्लाइकोजन में एनिमल स्टार्च बोला जाता है, ये चीज यहां पर याद करनी है, ये इट इज कॉल्ड एनिमल स्टार्च। नेक्स्ट आता है अमीनो एसिड्स को लेकर। तो अमीनो एसिड्स काफी इंपॉर्टेंट रहता है। अमीनो एसिड्स का जो जनरल फॉर्मूला है वो है RCHNH2 और COH। अमीनो एसिड नाम इसीलिए है क्योंकि इसके पास ये एमाइनो है। जब हम लोग IUPAC में NH2 को एज अ प्रीफिक्स लिखते हैं तो उसको एमाइनो लिखते हैं, और साथ में उसको ओइक एसिड लिखते हैं। तो एसिड भी है, अमीनो भी है, तो अमीनो एसिड्स नाम है। अब इस R की जगह H आ सकता है, CH3 आ सकता है, इथाइल आ सकता है, आइसोप्रोपाइल आ सकता है। जो जो नाम आते जाएंगे, जितने अलग अलग तरीके की एल्काइल चेन जुड़ती जाएगी, उसके नए नए नाम निकलते जाएंगे। एसेंशियल एसिड्स, अमीनो एसिड्स और नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स में ये एनसीईआरटी में ब्रेक डाउन किया गया है। एस्ट्रिक मार्क वाले एसेंशियल हैं और बिना वाले नॉन एसेंशियल हैं। और आपको एज अ बायो स्टूडेंट आपको ये चीजें याद भी रहेंगी। अब इसमें बहुत ज्यादा फोकस किया जाता है ग्लाइसिन, अलानाइन, वेलाइन, और चलो ल्यूसाइन भी। मतलब ये जो पहले 3-4 एग्जांपल्स है ना, 2 एसेंशियल के और 2 नॉन एसेंशियल के, ये तो याद कर ही लो। क्योंकि देखो जैसे ग्लाई और अल्लाह है, ग्लाई और अल्लाह को आपस में मिलाएंगे ना, ग्लाइसिन और अलानाइन को, फिर से वाटर मॉलिक्यूल का एलिमिनेशन होगा और CONH बनेगा, और इसी CONH को पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं। तो डाई पेप्टाइड क्या होता है, ट्राई पेप्टाइड क्या होता है, उसके लिए आपको 2-4 एग्जाम्पल्स तो याद करने ही पड़ते हैं। तो अमीनो एसिड्स which can be synthesized in the body are called non-essential। इनको एक्स्ट्रा डाइट के थ्रू नहीं लेना पड़ता है। और those which cannot be synthesized in our body and must be taken through the diet are called essential amino acids which are marked with asterisk। देखो किसी भी ज्विटराइन किसी भी अमीनो एसिड्स की अगर मैं बात करूं, उसको अगर एक्वा सोल्यूशन में डालते हैं या उसका पीएच के साथ छेड़छाड़ करते हैं, तो वो करता क्या है कि एसिड अपना H+ देता है, और ये बेस है तो वो H+ ले लेता है। ये H+ देगा तो CO- बनेगा, ये H+ लेगा तो NH3+ बनेगा। और किसी भी डाइपोलर आयन को हम लोग केमिस्ट्री की भाषा में ज्विटर आयन के नाम से जानते हैं। अब ये ज्विटर आयन पर आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट पे क्वेश्चन आ सकता है। तो आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट एक ऐसा पॉइंट होता है जहां पे पर्टिकुलर पीएच एक मेंटेन्ड कर दिया जाता है, ताकि वो किसी भी एनोड और कैथोड में जाकर चिपके नहीं। अदरवाइज क्या होता है कि एनोड और कैथोड में जाकर वो चीज चिपकने लग जाती है। तो आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट उस चीज को न्यूट्रलाइज रखता है। ठीक है। हालांकि आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट पे अपनी एनसीईआरटी में कहीं पे कोई ऐसी लाइन नहीं लिखी गई है। इन ज्विटर आयन amino acid shows the amphoteric behavior।
और ये एक इंपॉर्टेंट लाइन है कि एक्सेप्ट ग्लाइसिन ऑल अदर नेचुरली अकरिंग अल्फा अमीनो एसिड्स आर ऑप्टिकली एक्टिव सिंस अल्फा कार्बन एटम इज असिमेट्रिक। ठीक है, ग्लाइसिन क्यों? क्योंकि ग्लाइसिन के पास आर की जगह सी एच होता है, अब आर की जगह एच होता है। तो भैया जो ग्लाइसिन है ना उसमें यहाँ पर ये कायरल कार्बन नहीं है क्योंकि दो एच सेम आ गए। अदरवाइज अब अलानाइन से अगर आप शुरुआत करो, वेलाइन, ल्यूसाइन, सब में बेटा आर की वैल्यू कुछ ना कुछ है। कहीं पे CH3 है, कहीं पे आइसोप्रोपाइल ग्रुप है, कहीं पे ब्यूटाइल ग्रुप है। तो बेटा हम लोग फिर इस कार्बन को, जो कि अल्फा कार्बन हम मानकर चल रहे हैं, उसको हम एसिमेट्रिक कार्बन कहेंगे। एसिमेट्रिक मतलब कायरल कार्बन कहेंगे, और कायरल कार्बन की वजह से ऑप्टिकली एक्टिविटी होती है। इसलिए लिखा है कि जो एक्सेप्ट ग्लाइसिन कर दे तो सारे जो नेचुरली अकरिंग अमीनो एसिड्स हैं दे आर ऑप्टिकली एक्टिव इन नेचर। स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन में अगर हम बात करें तो जैसे मैंने कहा था कि ये एक तरफ ग्लाइसिन है, एक तरफ अलानाइन है। इन दोनों को आपस में जोड़ा, H2 हटा, CONH आया, इसी को बोलते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। इतनी बात देखो, ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज और पेप्टाइड बॉन्ड में डिफरेंस होता है, इस बात का ध्यान रखना। तो बेटा अगर यहां तक चीजें क्लियर हैं तो आगे बढ़ा जाए। पेप्टाइड लिंकेज, पेप्टाइड बॉन्ड। नेक्स्ट आता है प्रोटीन के टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर मॉलिक्यूलर शेप। एक होता है आपका ग्लोब्यूलर और एक होता है फाइब्रस। इसके फिर से एग्जाम्पल्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। फाइब्रस प्रोटीन के एग्जाम्पल्स रहेंगे केराटिन, जो कि हेयर, वुल या सिल्क में प्रेजेंट होता है, और दूसरा होता है मायोसिन विच इज प्रेजेंट इन मसल्स। ग्लोब्यूलर प्रोटीन की अगर मैं बात कर रहा हूं तो इंसुलिन एंड एल्ब्यूमिन। बाकी हाँ, डिफरेंस अगर मैं बात करूं तो याद रखना फाइब्रस प्रोटीन्स में क्या है कि व्हेन द पॉलीपेप्टाइड, पॉलीपेप्टाइड मतलब समझ गए ना, पेप्टाइड बॉन्ड, डाइपेप्टाइड, ट्राइपेप्टाइड, पॉलीपेप्टाइड, when the polypeptide chains run parallel and are held together by hydrogen and disulfide bonds, then fiber like structure is formed and these are called the fibrous proteins which are insoluble in water. और इसमें क्या है, this structure results when the chains of polypeptide coil around spring की तरह to give a spherical shape. These are usually soluble in water. ऊपर वाला insoluble, ये वाला soluble. इसके एग्जाम्पल मायोसिन एंड केराटिन, इसका इंसुलिन एंड एल्ब्यूमिन। इसकी वजह से जो स्ट्रक्चर्स बनते हैं उसका नाम है 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री क्वार्टरनरी। एक एक रीडिंग मैंने जब लेक्चर पढ़ाया था तब भी आपको कहा था कि एनसीईआरटी से प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी और क्वार्टरनरी के कुछ एक एक पॉइंट्स एक बार जरूर पढ़ लेना। ठीक है, तो प्रोटीन्स में हैव 1 or more polypeptide chain. Each polypeptide in a protein has amino acid linked with each other in a specific sequence, and it is this sequence of amino acid that is said to be the primary structure. Secondary structure में क्या होता है? It refers to the shape in which a long polypeptide chain can exist. They are found to exist in 2 different types, alpha helix and beta plated. इसके structure सामने बने हैं। ये है अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर, जिसमें CONH बॉन्ड जो होता है, O और H के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। और अगर ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग ब्रेक होती है, इसी को कहते हैं कि जो हेलिक्स होते हैं वो अनकॉइल्ड होते हैं, ग्लोब्यूल्स जो होते हैं वो अनफोल्ड हो जाते हैं। इसी की वजह से होते हैं जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग टूट जाती है। टर्शरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन में आप कुछ इस प्रकार देखते हैं। इट रिप्रेजेंट्स द ओवरऑल फोल्डिंग ऑफ द पॉलीपेप्टाइड चेन। मतलब सेकेंडरी के बाद जब फर्दर फोल्डिंग आप करते हो दैट रिजल्ट्स इनटू टर्शरी। क्वार्टरनरी में दे आर कंपोज्ड ऑफ 2 or more पॉलीपेप्टाइड चेन्स, और उसका स्पेशियल अरेंजमेंट रहता है। ये रहा आपका 1 डिग्री, ये रहा आपका 2 डिग्री, ये रहा आपका फर्दर 3 डिग्री, और ये रहा फर्दर 4 डिग्री। डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन का मतलब क्या है, इस पर बेस्ड क्वेश्चन जरूर आता है एंड इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। जेई में मेंस में भी इस साल अभी 2024 में आपके पास क्वेश्चन आया था। एक क्वेश्चन आता है कि डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन के दौरान कौन सा स्ट्रक्चर ब्रेक होता है, कौन सा स्ट्रक्चर इंटैक्ट रहता है। तो याद रखना प्रोटीन इन इट्स नेटिव स्टेट इज फाउंड टू बी इन एक्टिव फॉर्म। लेकिन वो इनएक्टिव कब होने लगता है या अपनी बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस कब खोने लगता है, व्हेन इट इज अंडरगोइंग सम फिजिकल और केमिकल चेंज लाइक चेंज इन टेम्परेचर, प्रेशर। तो अगर आपने जैसे एक्सेस हीट किया तो होता क्या है कि 1 डिग्री स्ट्रक्चर्स रिमेन इंटैक्ट बट 2 and 3 डिग्री स्ट्रक्चर्स आर डिस्ट्रॉयड। ग्लोब्यूल्स गेट्स अनफोल्ड एंड हेलिक्स गेट्स अनकॉइल्ड।
बिकॉज ऑफ द क्लीवेज या ब्रेकेज ऑफ द हाइड्रोजन बॉन्डिंग्स। तो ये होता है डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन, इट लूजेस इट्स बायोलॉजिकल एक्टिविटी एंड मोस्ट टू एग्जांपल्स आर कोगुलेशन ऑफ एग वाइट एंड कर्लिंग ऑफ मिल्क। इसकी ये जो डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन है ना, अपने जेई में भी क्या क्वेश्चन आया था कि कोगुलेशन ऑफ एग के दौरान कौन से स्टेटमेंट इसमें से गलत है। बहुत अच्छा था, आप याद रखना, आपको भी आ सकता है। क्लासिफिकेशन ऑफ विटामिन, तो फैट सॉल्युबल विटामिन है, वाटर सॉल्युबल विटामिन है। फैट सॉल्युबल में ADEK आता है, दे आर स्टोर्ड इन लिवर। और इसमें आता है विटामिन बी एंड विटामिन सी। और याद रखना कि वाटर सॉल्युबल विटामिन मस्ट बी सप्लाइड रेगुलरली इन डाइट बिकॉज दे आर इजिली एक्सक्रीटेड इन यूरिन एंड कैन नॉट बी स्टोर्ड एक्सेप्ट विटामिन B12। फिर विटामिन पर बेस्ड एक चार्ट है जो फिर से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, काफी ज्यादा क्वेश्चन इससे आते हैं। जैसे आपसे पूछ लेगा कि ये बेरी बेरी डेफिशिएंसी जो होती है, डिसीज जो होती है, वो किसकी डेफिशिएंसी है, किस विटामिन की डेफिशिएंसी से होती है, तो विटामिन B1। इस प्रकार विटामिन B12 पर भी काफी क्वेश्चन आ चुके हैं, बहुत ज्यादा क्वेश्चन आ चुके हैं। एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन C होता है, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। फिर आता है न्यूक्लिक एसिड, DNA एंड RNA। DNA में कौन सी शुगर होती है, पेंटोस शुगर। बेस कौन से होते हैं, नाइट्रोजीनियस बेस। किसमें AGCT होता है और किसमें AGCU होता है, कमेंट बॉक्स में बताना। बेसिक डिफरेंस बिटवीन DNA एंड RNA क्या होता है, और AGCT में किसके किसके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, A के साथ C की होती है, A के साथ G की होती है, कि G के साथ C की होती है, कि A के साथ T की होती है, कमेंट बॉक्स में बताना। न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड पे इंपॉर्टेंट डिफरेंस क्या होता है, और DNA और RNA के बीच में जो शेप का, जो स्ट्रक्चर का जो डिफरेंस होता है वो याद कर लो कि यार वो कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रक्चर होता है किसका, DNA का कि RNA का। डबल स्ट्रैंड हेलिक्स स्ट्रक्चर किसका होता है, DNA का कि RNA का। ये देखो ATGC, ये क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है एक तरीके से, है ना। तो ये डबल स्ट्रैंड, 2 स्ट्रैंड स्ट्रक्चर होता है, कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रक्चर होता है DNA के केस में। RNA में MTR, mRNA, tRNA, ट्रांसफर RNA और राइबोसोमल RNA, ये 3 प्रकार के RNAs होते हैं। तो ये डबल स्ट्रैंड हेलिकल स्ट्रक्चर DNA RNA आप लोगों ने बायो में बहुत अच्छे लेवल पे पढ़ा है। तो बच्चों अब हम लोग क्या करते हैं, कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उसको टारगेट करते हैं। अपने पास आज पोल वोल वाला काम नहीं है, ठीक है। तो आप चाहो तो इसका सही आंसर कमेंट बॉक्स पे डाल दो, मैं देख लेता हूं। RBC डेफिशिएंसी इज डिफिशियंसी डिसीज ऑफ। देखो अभी हमने आपको डिफिशियंसी चार्ट पर काम करवाया है, ठीक है, ये रहा। तो RBC डेफिशिएंट इन हेमोग्लोबिन, इट इज बिकॉज ऑफ विटामिन B12। इसको इंपॉर्टेंट भी मार्क किया था, 2021 में आ भी चुका है। करेक्ट आंसर D है। नेक्स्ट क्वेश्चन सोचो कि 15 सेकंड का या 20 सेकंड का टिक टॉक चल चुका है, आंसर बताओ। Which of the following statement is not true about glucose? It contains 5 hydroxyl groups. ये बात तो ट्रू है। It is a reducing sugar, all monosaccharides are reducing, ये बात भी ट्रू है। It is aldopentose और aldohexose। तो भाई 5 कार्बन है कि 6 कार्बन है, सर टोटल 6 कार्बन है, तो वो एल्डोहेक्सोस हुआ ना, तो गलत क्या है, इट इज एल्डोपेंटोस। नेक्स्ट है 2020 का, डेफिशिएंसी ऑफ विच विटामिन कॉजेस ऑस्टियोमैलेसिया। ओके, ये पहले तो ये बताओ कि ऑस्टियोमैलेसिया ये किस वजह से होता है, या ये काहे की बीमारी है, इसके बारे में देखते हैं कौन इंफॉर्मेशन सही देता है। असलियत में अपने बीच में यहाँ कौन डॉक्टर साहब बैठे हैं जो इसके बारे में हमको इंफॉर्मेशन देंगे। तो इट इज बेसिकली द डिसऑर्डर ऑफ बोन सॉफ्टनिंग, ठीक है, डिसऑर्डर ऑफ बोन सॉफ्टनिंग। और ये डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी की वजह से होती है, हड्डियों की बीमारियां, इसीलिए कहते हैं विटामिन डी ले लेना चाहिए हर 6 महीने या 4 महीने में एक सैचे घोलकर पी लेना चाहिए, वो सही रहता है। सुक्रोज ऑन हाइड्रोलिसिस गिव्स व्हाट, अल्फा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी फ्रक्टोज। करेक्ट आंसर इज बी।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बेसिक अमीनो एसिड? तो बेसिक अमीनो एसिड का मतलब ये होता है कि जिसमें NH2 का कंपोनेंट जो होता है वो ज्यादा होता है COH के। करेक्ट आंसर इज लाइसाइन, इसमें दो NH2 ग्रुप्स रहते हैं। विच स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन रिमेन्स इंटैक्ट ड्यूरिंग डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन? 2019 में 2024 में जेई मेंस में आया। इट रिमेन्स इंटैक्ट, प्राइमरी स्ट्रक्चर रिमेन्स इंटैक्ट, टर्शरी और सेकेंडरी दोनों ब्रेक हो जाते हैं। द नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स अमंग द फॉलोइंग इज, ये आंसर बताओ। ये काफी ज्यादा चैलेंजिंग रहता है इस सेंस में कि कंफ्यूजिंग रहता है, और कुछ बात नहीं है इसमें। तो यस, करेक्ट आंसर इज अलानाइन। Which of the following compounds can form a zwitterion? Zwitterion वही बनाता है जो अमीनो एसिड्स होते हैं। अमीनो एसिड्स कहाँ लिखा है यहाँ पे? एनिलीन नहीं, नहीं। एसिटिनालाइड में तो समझते हो ना, जब NH2 का एक एसिडिक हाइड्रोजन हटकर उसके बाद जाए CONH2 ग्रुप आ जाए या COCH3 ग्रुप आ जाए, ये ग्लाइसिन, दिस इज द अमीनो एसिड। और जो भी अमीनो एसिड्स होते हैं उसके पास एक एसिड होता है, एक अमाइनो ग्रुप होता है। एसिड H+ देता है, अमाइनो H+ लेता है, डाइपोलर आयन बनता है, यानी कि ज्विटर आयन का फॉर्मेशन हो जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? तो ओवैल्ब्यूमिन इज द सिंपल फूड रिजर्व इन एग वाइट ब्लड प्रोटीन। ये पता नहीं ए और बी, तुम बायोलॉजी वाले हो, ज्यादा समझ पा रहे होगे। हमारे हिसाब से आंसर सी है, क्योंकि डीनेचुरेशन मेक्स प्रोटीन्स मोर एक्टिव। नहीं, मोर एक्टिव तो नहीं करता है, मोर इनएक्टिव ही होता है। मान लो अगर सी डीनेचुरेशन पे ना होता तो हम लोग भी खेल खेल चुके होते अब तक। नीट 2016 का जो एक क्वेश्चन है, कह रहा है करेक्ट करस्पॉन्डिंग ऑर्डर ऑफ नेम ऑफ 4 एल्डोसेस। ओके, एरिथ्रो और थ्रेओस। एरिथ्रो का मतलब ई है, ई में हर चीज सेम साइड में होती है, इस तरह से चीजें याद रखनी है। तो दो OH सेम साइड में है तो ये ई है, OH डिफरेंट साइड में है तो ये टी है, OH सेम साइड में है तो ये ई है, OH डिफरेंट साइड में है तो ये टी है। ये ऑप्टिकल में आपने पढ़ा होगा। अब अगर लास्ट कायरल कार्बन का OH राइट हैंड साइड में है तो ये डी है, ये भी डी है। लेफ्ट हैंड साइड में है तो एल है, लेफ्ट हैंड साइड में है तो एल है। तो DDLL कहाँ है? DDLL, 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 DDL के साथ ET, ET, ये डी आंसर सही है। नेक्स्ट है, इन अ प्रोटीन मॉलिक्यूल वेरियस अमीनो एसिड्स आर लिंक्ड टुगेदर बाय। अमीनो एसिड्स ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज नहीं होता है, याद रखना, वो होता है पेप्टाइड बॉन्ड, CONH। ये काफी बच्चा कंफ्यूज होता है, वो सोचता है यार ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज भी तो वही है। ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज में कार्बोहाइड्रेट्स, शुगर्स एक दूसरे के साथ मिलती हैं, वाटर मॉलिक्यूल लॉस होता है, ऑक्साइड लिंकेज बनता है। पेप्टाइड बॉन्ड तुम्हारा अमीनो एसिड्स यानी कि प्रोटीन्स के लिए होता है, उसमें CONH बॉन्ड बनता है। Which one given below is a non-reducing sugar? तो अगर हम बात करते हैं सुक्रोज की, जो मैं आपसे अभी लेक्चर के दौरान पूछ ही रहा था, ये बात यहाँ पर आ ही गई है। तो इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, हालांकि यार मुंह से स्लिप हो गया है। इसका आंसर सुक्रोज है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग RNA DNA 2016 का क्वेश्चन है, ये तो आप ऐसे चुटकियों में बता सकते हो यार। Sugar component in RNA is always ribose and in DNA is 2-deoxyribose. Yes or no? तो सवाल आसान आएंगे इस पर बेस्ड। अगर क्वेश्चन आता है तो बायोलॉजी वाला स्टूडेंट देखकर बड़ा खुश होता है, वहीं पे जेई वाला स्टूडेंट देखकर थोड़ा दुखी हो जाता है। हाँ, डी ग्लूकोज हाइड्रोक्सिलामीन के साथ यानी कि NH2OH के साथ जब रिएक्ट करता है तो ऑक्साइड बनाता है, यानी कि N डबल बॉन्ड OH। तो करेक्ट स्ट्रक्चर बताना है। तो भाई देखो, सिर्फ CHO के साथ खिलवाड़ होगा, CH डबल बॉन्ड NOH बनेगा, ये तो चारों में दिख रहा है। और बाकी नीचे वाला स्ट्रक्चर ग्लूकोज का होता है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर डी है, OH OH OH। और ये वाला इनडायरेक्टली उसने ये देखना चाहा कि बच्चे को फिशर डायग्राम ऑफ ग्लूकोज आता है कि नहीं आता है। नेक्स्ट आता है, इन DNA द लिंकेज बिटवीन डिफरेंट नाइट्रोजिनस बेसिस आर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। Which one of the following sets of monosaccharides form sucrose? तो ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। तो ग्लूको का पायरेन होता है और फ्रक्टो का फ्यूरान होता है, उसका बीटा होता है, इसका अल्फा होता है। करेक्ट आंसर इज बी, फ्रक्टोज रिड्यूसेस। ये काफी इंपॉर्टेंट है कि फ्रक्टोज में कीटोनिक ग्रुप है, उसके बावजूद वो टॉलरेंस रिएजेंट
के साथ रिएक्शन करवाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेविंग रिएक्शन है, मैकेनिज्म भी है। इट इज बिकॉज ऑफ इनोलाइजेशन ऑफ फ्रक्टोज फॉलोड बाय कन्वर्जन टू एल्डिहाइड बाय बेस। ये ध्यान रखना। नंबर ऑफ कायरल कार्बन इन बीटा डी ग्लूकोज, अल्फा हो चाहे बीटा हो, टोटल कायरल कार्बन एटम्स कितने होते हैं? अभी आप ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बनाए हैं, पीछे ही हमने गिना था, तो टोटल 4 आते हैं कि 5 आते हैं भाई। एक है CHO, फिर CHOH 4, और फिर ये रहा CH2OH। अच्छा, बीटा डी ग्लूकोज का मतलब हो गया ये कूद कर उधर चला जाएगा, ये कूद कर इधर चला जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा, ये OH हो जाएगा, तो H हो जाएगा, तो ये 5 हो गए। ठीक है। सेलुलोज इज अ पॉलीमर ऑफ, करेक्ट आंसर इज ए, ग्लूकोज। अरे खत्म। तो थैंक यू, टाटा, बाय बाय, टेक केयर। दिस वाज द लास्ट लेक्चर, बट यस, आई थिंक द जर्नी कीप्स ऑन गोइंग। आप लोग भगवान करे कि इसी साल इसी बढ़िया तरीके से आप अपने नीट एग्जाम को क्वालिफाई करो, और अपने माँ बाप का, रिश्तेदारों का, PW टीचर्स का, जिन जिनको आप अपना आदर्श मानते हैं, उन सबका नाम रोशन करिए। स्टे ब्लेस्ड, कीप मोटिवेटेड, कीप स्टडिंग।